नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत सिंह है। मैंने RS 2021 की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2016 में मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर से किया और इसके बाद से ही मैं UPSC की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। 2 साल में दिल्ली में रह के मैंने इस UPSC की तैयारी शुरू की और वहीं पे ही मैंने पहला और सेकंड अटैम्प्ट जो CSE का लिखा था, उस अटैम्प्ट में मेरे को सफलता नहीं मिली। उसके पैरेलली मैंने RS 2018 की तैयारी शुरू करी थी। तो उस अटैम्प्ट में 2018 वाले में मेरा सहायक रजिस्ट्रार पद पर कोऑपरेटिव सर्विस में सिलेक्शन हुआ था और अभी मैं प्रेजेंटली पाली में कार्यरत हूँ। इस फेज़ में 3 चरण है टोटल। अगर हम RS की बात करें, फर्स्ट फेज़ जो है वो प्रिलिमिनरी स्टेज है। प्रिलिमिनरी स्टेज में एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत रोल रहता है। तो जो पिछले 5 साल के जो क्वेश्चंस पेपर आ रखे हैं, तो सबसे पहले तो हम उसको एनालाइज करना चाहिए और उसको एनालाइज करने के बाद में जो एक हमको ब्रॉड आइडिया लगता है कि कुछ एरियाज़ जो है वो प्रायोरिटी वाइज हमको पहले प्रिपेयर करने चाहिए। जैसे प्रीलिम्स की अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे टॉप पे हमको करंट अफेयर्स को रखना चाहिए, क्योंकि लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के डायरेक्ट आते हैं। तो हम जो प्रीलिम्स की जो भी डेट आती है, तो उससे लास्ट 8-9 महीने के करंट अफेयर्स हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकेंडली, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें हमको फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलता है। तो लगभग 10 के अराउंड क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली एज इट इज़ राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से आ जाता है। तो इसके लिए आप किसी भी कोचिंग का जो एक समरी आती है वो फॉलो कर सकते हैं। मैंने पर्सनली स्प्रिंग बोर्ड की इकोनॉमिक सर्वे की समरी फॉलो की थी। थर्डली, जो राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर है, इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इन पे हमको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो पॉलिटी है, पॉलिटी पे भी हमको विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, DPSP है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रेसिडेंट है और अदर पार्लियामेंट चैप्टर है। तो ये हमको लक्ष्मीकांत से हम मोटा मोटा इसको कवर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स BA या आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ देते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि हाल ही में जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा गई है, तो कहीं ना कहीं हमें सभी सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। सेकेंडली, इसमें टेस्ट सीरीज़ का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ जो है वो लगा सकते हैं। मैंने स्प्रिंग बोर्ड की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगवाई थी। इसके बाद अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें, मेंस की, तो मेंस में टोटल 4 पेपर्स होते हैं और जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 और जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ 1 में हिस्ट्री, इकोनॉमी और 3 छोटे सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग ऑडिटिंग। हिस्ट्री के लिए मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और राजस्थान अध्ययन की बुक्स को फॉलो किया था और उसमें पर्सनलाइज्ड आप ये वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि फ़्लो चार्ट्स बना सकते हैं हम, कि कोई इवेंट हुआ है तो उसका कॉज, वो इवेंट और उसके कॉन्सिक्वेंस, इस फॉर्म में हम 3-4 पॉइंटर को क्रॉस कनेक्ट करते हुए फ़्लो चार्ट के फॉर्म में बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में मेनली क्वेश्चंस जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड ज़्यादा आता है। तो जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें हमको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी हम याद कर सकते हैं उतनी हमको करनी चाहिए। इसके साथ साथ इकोनॉमी में फैक्ट्स और फिगर्स की डेटा जो है उनका वेटेज भी ज़्यादा रहता है। अगर हम वो हमारे आंसर में ऐड करेंगे तो हमारे मार्क्स श्योरली कहीं ना कहीं हमको आधा 1 नंबर का हर क्वेश्चन में एडिशनल एडवांटेज होगा। तो इकोनॉमिक्स में हम ये चीज़ कर सकते हैं। थर्डली, जो छोटे सब्जेक्ट्स है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग ऑडिटिंग, इन तीनों में हमको टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर लिखने की ट्राई करनी चाहिए। तो इसमें मैंने स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स और जो टॉपिक NCERTs के अंदर मैंशनड है सिलेबस के सब हेडिंग के अंदर, वो मैंने NCERT से भी पढ़ा था। तो उसके पर्टिकुलर नोट्स बना दिए थे और कौन से एग्जाम्पल मेरे को लिखने वो भी मैंने प्रिपेयर किए थे इस वाले अटैम्प्ट में। इन तीनों सब्जेक्ट में हम वैल्यू एडिशन के तौर पर डायग्राम बना सकते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म का डायग्राम बनाया जा सकता है, वर्किंग कैपिटल का बनाया जा सकता है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग की हम बात करें तो परफॉर्मेंस बजटिंग है, जीरो बेस्ड बजटिंग है, इनका हम फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सेकंड पेपर की बात की जाए तो उसमें एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी है मेनली। एथिक्स की बात की जाए तो
इसमें इस बार मैंने कोटेशंस बहुत याद किए थे और वैल्यू ऐड करने के लिए मैंने कोटेशंस का सहारा लिया था और कुछ एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है। तो अगर पर्टिकुलरली एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो उसमें वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अशोक खेमका जी का एग्जांपल है, या मिरेकल मैन है, राजेंद्र सिंह जी जो है वाटर रिलेटेड एनजीओ में है, या पर्टिकुलरली जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं सांखला जी को, उस टाइप से हम वैल्यू एडिशन के तौर पे पी प्लांट्री विलेज केस स्टडी है, तो वो कहीं ना कहीं हम जहाँ जहाँ पे उसको यूज़ कर सके हम कर सकते हैं। यही चीज़ हम वापस पेपर 4 में भी यूज़ कर सकते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो साइंस टेक में मैंने प्योरली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही फॉलो किए थे, और इसके साथ साथ कुछ एक जो डायग्राम थे एनसीईआरटीज़ के अंदर वो मैंने अलग से साइड में बना रखे थे कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, जैसे आई का डायग्राम है तो उस टाइप से पहले ही अगर आप प्रिपेयर्ड रखेंगे एमआरआई का डायग्राम, आई का डायग्राम, तो जितना शॉर्ट करके और जितना डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन हम देंगे उतने हमारे चांस अच्छे होंगे मार्क्स इंप्रूव करने के। थर्डली ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में थर्ड पार्ट है सेकंड पेपर का, उसमें भी मैंने मेनली स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ही फॉलो किए थे। तो उसमें हम वैल्यू एडिशन के तौर पे आप ज़रूर मैप्स बनाएं। मैप्स में भी जो चीज़ आप मैप्स में शो कर रहे हैं उसको वापस कंटेंट में ना लिखें, और कुछ जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है उसमें करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो हम जो करंट ओरिएंटेड वर्ल्ड ज्योग्राफी में जैसे साउथ चाइना सी है, इंडो पैसिफिक है और एल नीनो ला नीना है, तो इसके डायग्राम की भी हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि लिमिटेड स्पेस है, तो उस लिमिटेड स्पेस में हम अच्छा डायग्राम कैसे बनाएं। पेपर 3 की बात की जाए तो इसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एड और 3 छोटे सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटी के लिए मैंने जो लक्ष्मीकांत पढ़ी थी उसका ही वैल्यू एडिशन किया था, अलग से जो जो टॉपिक मेंशन किए गए हैं उनके फंक्शंस उस पर ज़्यादा काम किया था, जैसे सीवीसी है, लोकायुक्त है, जितने भी सिलेबस के अंदर टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो थी, जो मेन से 6-7 महीने पहले के जो भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स जो सिलेबस से मैच करते हैं वो हमने एक पेपर पे लिख के पर्टिकुलरली जैसे इंडिया रशिया है तो उससे रिलेटेड सारे पॉइंटर्स जनरेट किए थे। तो इंटरनेशनल रिलेशन में आप कोशिश कीजिए कि इकोनॉमिक एंगल, स्ट्रेटेजिक एंगल, एक पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट्स है, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इससे रिलेटेड चीज़ों ज़्यादा ऐड करने की कोशिश कीजिए ताकि मार्क्स इंप्रूव होए। इसके बाद जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो पब्लिक एड मैंने गौरव गुडानिया सर की स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, उन्होंने एम लक्ष्मीकांत यूज़ करी थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, तो मैंने भी 10 दिन पर्टिकुलरली पब्लिक एड लक्ष्मीकांत से जो टॉपिक थे वो प्रिपेयर करके सेल्फ के नोट्स बनाए थे। तो सेल्फ नोट्स को ही मैंने मेन प्रायोरिटी रखी थी। उसके साथ साथ में कहीं फ्लो चार्ट और डायग्राम अगर कहीं मेरे को मिलता था थ्योरी रिलेटेड, बहुत सारी थ्योरीज भी है पब्लिक एड में, तो वो मैंने उसका वैल्यू एडिशन किया था। इसके बाद में जो 3 छोटे सब्जेक्ट्स है स्पोर्ट्स, योगा, साइकोलॉजी और लॉ, तो इनमें मेनली बेस तो मेरा स्प्रिंग बोर्ड के मटेरियल ही था, और स्पोर्ट्स योगा में आरबीएससी या एनसीईआरटी जो भी आपको अवेलेबल मिले 9th-10th क्लास की या 11th की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपिक अपने मेंशन है जैसे फर्स्ट एड है, रिहेबिलिटेशन है, तो उसको हम वहाँ से भी वापस ऐड ऑन कर सकते हैं। साइकोलॉजी में सारे टॉपिक्स जो है वो मोर और लेस एनसीईआरटी के अंदर से लिख रखे हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी को फॉलो करके अपने नोट्स बना सकते हो। लॉ में मैंने इस बार ये किया था कि लॉ में जनरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर हम पैटर्न देखें तो वो डायरेक्ट एक्ट के अंदर किसी टर्म को कैसे डिफाइन किया गया है, तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वही आता है। तो जो भी बेयर एक्ट था उनका मैंने डेफिनेशंस जो भी चैप्टर होता था उस 1-2 पेज में डेफिनेशन चैप्टर होता है हर लॉ का, वो डेफिनेशन मैंने प्रिंट आउट निकाल लिए थे और वही प्रिंट आउट मैं बार बार रिवाइज करता था जो क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा मुझे लगते थे। इसके बाद में अगर जनरल स्टडीज़ 4 जो इंग्लिश और हिंदी का पेपर है उसकी बात की जाए तो हिंदी के लिए मैंने पहले आरबीएससी की 9th से 12th की व्याकरण की बुक आती है तो वो फॉलो की थी। उसके बाद में पर्सनली मैंने कोचिंग ली थी रिद्धिमा क्लासेस से, तो वहाँ पे राजेंद्र लांबा सर ने पर्सनली मेरे आंसर्स भी चेक किए थे और ग्रामर जो भी मेरी वीक टॉपिक था उसमें मेरे को प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल करवाई थी, तो मैंने वही प्रैक्टिस ज़्यादा करी। लेखन में जो जैसे पल्लवन है, कार्यालय पत्र है, तो इनके लिए एक तो कोटेशन और कार्यालय पत्र के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, तो क्या आप किसी भी एक सोर्सेज से स्टिक करिए। जैसे मैंने पद्मा चौधरी मैम के स्प्रिंग बोर्ड द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स फॉलो किए थे। फिर उसके बाद में जो इंग्लिश की अगर हम बात की जाए
तो इंग्लिश में ग्रामर के लिए मैंने ललित शर्मा सर के नोट्स फॉलो किए थे, और जो आंसर राइटिंग वाला पोर्शन है कॉम्प्रिहेंशन वाला, उसमें मैंने आंसर लिख लिख के जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू एडिशन कोड्स के माध्यम से या फैक्ट्स के माध्यम से कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स जैसे जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई रहती है आने की, जैसे एग्रीकल्चर है, सोशल मीडिया है, शिक्षा है, हेल्थ है, तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो हिंदी में निबंध में भी आ सकते हैं और इंग्लिश में भी आ सकते हैं। तो हम उसके लिए कॉमन कोटेशंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम हिंदी में भी तैयार करेंगे उसी को इंग्लिश में हम वर्जन उसका लिख लेंगे। गूगल ट्रांसलेट की भी हेल्प ले सकते हैं आप। फिर कुछ एक टर्म्स हम जैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे पल्लवन में चारित्रिक विकास है या समावेशी विकास है, तो वही चीज़ हमको वापस इंग्लिश में भी यूज़ करनी है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ है, कैरेक्टर डेवलपमेंट है, एथिकल फाइबर है, एटीट्यूडनल रीओरिएंटेशन है। तो ये आप कीवर्ड पहले से प्रिपेयर रखिए और ये जब आप यूज़ करें तो उसको अंडरलाइन ज़रूर करें। फिर जैसे सोशलाइजेशन की एजेंसीज़ है, तो कभी भी इशू बेस्ड क्वेश्चन अगर कोई आता है तो हम उसके सुझाव में समाजीकरण की जितनी भी संस्थाएं हैं उसका एक एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि समाज क्या कर सकता है, फैमिली क्या कर सकती है, शिक्षण संस्थान क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर कुछ चल रही है पहल तो वो कैसे हमको हेल्प कर सकती है। तो मेंस की मेरी मोटी मोटी स्ट्रेटेजी ये थी। और टेस्ट सीरीज़ इस बार मैंने स्प्रिंग बोर्ड के साथ साथ सम्यक की भी टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी, तो मैंने इस बार बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। तो लगभग 27 के लगभग मैंने टेस्ट लिखे थे बीच के 4 महीने के अंदर अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। और थर्ड चरण जो इसका है वो है एक इंटरव्यू फेज़। इंटरव्यू में जो हमारे नोटिफिकेशन के अंदर 4-5 चीज़ें मेंशन की गई है, जैसे फिज़िक है, राजस्थानी कल्चर की नॉलेज है, एड्रेस हाउ यू एड्रेस, कम्युनिकेशन स्किल्स है, व्यक्तित्व है, चरित्र है, ये 4-5 चीज़ें जो उन्होंने मेंशन की है इस पे अपन को काम करना चाहिए। और एक जो इंटरव्यू के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दे सकते हैं अगर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम है। तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे। इस बार मुझे जॉब में होते हुए इतना टाइम नहीं मिला, लेकिन हमारे जो ग्रुप था पढ़ने वाला उसमें हमने बहुत सारे मॉक्स दिए थे, तो उससे बहुत हेल्प रहती है। एक तो आप जब दूसरा आंसर आपको बताता है या डिस्कशन आप करते हैं तो वो चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है या स्टडी ग्रुप है उसमें आप मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें आपको लगता है कि बहुत बार होता है कि आपका इंटरव्यू स्टार्टिंग फेज़ में आ जाए, तो आप अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर ये वाली चीज़ करंट तैयार कर ले तो कोई आपका फ्रेंड राजस्थानी कल्चर तैयार कर ले, फिर आप एक दूसरे को पढ़ा दे। तो उससे क्या है, जो आप बोलते हैं तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल हो सकता है उसका इंटरव्यू टाइम पे भी। और इसके साथ साथ मेरे पर्सनल इंटरव्यू में मुझसे वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप किए गए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में और ग्रामीण बैंक बांग्लादेश के बारे में डिस्कशन बहुत लंबा चला था। इसके साथ ही एक क्वेश्चन अच्छा पुटअप किया गया था कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 तो असफल रहे हैं, तो चंद्रयान 3 पर अगर हमने इतना खर्चा किया है तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इसको सोशल सेक्टर में हम इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा बेटर रहता। और मुझे इससे अलावा देवनारायण जी पे भी क्वेश्चंस बहुत सारे पुटअप किए गए थे, और लीडरशिप रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है एक केस स्टडी के माध्यम से भी एक मेंबर ने बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को इससे रिलेटेड केस स्टडी के क्वेश्चंस पुटअप किए थे, जैसे आईपीसी सीआरपीसी में क्या फ़र्क है, सेक्शन 144 क्या है, लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप को कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे पुटअप किए गए थे। अभी जैसे मेंस निकट आ रहा है, लगभग 65 दिन बाकी है, तो उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि एक तो पहले प्रायोरिटी हमको ये रखनी है कि सिलेबस मोर और लेस एक बार कवर हो जाना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आप छोड़े नहीं, और इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर आप उसको रिवाइज भी करते रहें। रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज़ जो है वो आप पर्टिकुलर जिस दिन आपका स्लॉट है टेस्ट का उसी दिन स्लॉट में जाके फिजिकली जहाँ पे आप दे सकते हैं वहाँ पे दीजिए टेस्ट। इससे क्या है, आपकी एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है और एक डिसिप्लिन आता है। तो टेस्ट सीरीज़ कभी भी आप छोड़े नहीं, जितने भी टेस्ट अभी पेंडिंग है उतने आप करिए। इसके बाद जैसे 27-28 जनवरी को आरएस की मुख्य परीक्षा है, तो उससे एक हफ्ते पहले जैसे 20 और 21 को आप सिमुलेशन लिखिए। 20 को पेपर 1 पेपर 2 उसी टाइम में 9 से 12 2 से 5, और 21 को भी ऐसा ही। और उससे हफ्ते भर पहले 13 और 14 को भी लिखिए, ताकि आपकी मसल मेमोरी में वो चीज़ें आ जाए कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आपको टेस्ट जो एग्ज़ाम है वो फाइनली आपको 2 दिन में आपको लगभग 6 घंटे लिखना है।
तो उसमें क्या है, हमारे जैसे कभी बार हाथ दर्द होते हैं, कभी बार नेक पेन होता है, तो वो सब जब हम सिमुलेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो उसी में एक तरीके से हमको समझ में आ जाता है कि ये चीज़ें आ सकती है। तो अगर किसके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो जो मेन एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें आप अपने साथ में मूव स्प्रे या इस टाइप के भी रख सकते हैं ताकि उस सिचुएशन में आप पैनिक नहीं करें। थर्डली जो इसमें इम्पॉर्टेंट है अभी मेंस एस्पिरेंट के लिए, वो ये कि आप हेल्थ का विशेष कर ध्यान रखें। बाहर की चीज़ें जो है कम खाएं, पैकेज फूड वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप एक बार बीमार हो गए या कुछ सर्दी का मौसम में कुछ भी आपकी कोल्ड या फीवर हो गया तो वो आपकी हफ्ते भर की स्टडी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इस बात पर आप विशेष ध्यान रखें। मेंटली आप, अगर आपको लगता है आपको कई बार नेगेटिव थॉट्स या इससे नेगेटिविटी आती है, तो आप मेडिटेशन या योग का भी सहारा ले सकते हैं। जो नेक्स्ट अटेम्प्टर है, जो नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो कई बार हमारे आरएस में ऐसा देखने को मिलता है कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, ये मानसिकता रहती है। तो इस कैजुअलिटी के साथ में हमको नहीं रहना है, हमको अभी से तैयारी जो है वो कंसिस्टेंटली करनी है। टेस्ट जितने आप लिख सको, आंसर जितने आप लिख सको, उतना हमको लिखना है। और एक सोशल मीडिया जो है आजकल एक डिस्ट्रैक्शन का माध्यम बन चुका है, तो उसको आपको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। अगर आप अवॉइड ही कर सको, जैसे मैंने पर्टिकुलरली व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से मैं 5-6 साल तक, जब मैंने जॉब ज्वाइन नहीं करी थी तब तक मैं पूरी तरीके से कटा हुआ था। सीरियस एस्पिरेंट है तो आप भी जो है सोशल मीडिया से जितना दूर रह सके उतना रहे। गूगल, यूट्यूब, इनका ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए। जो भी अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो उसको आप उससे समझिए, उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है तो आप वो अपने नोट्स में इनकलकेट कीजिए। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक जो भी टारगेट सेट करते हैं अपना, वो मंथली, वीकली या डेली बेसिस पे करिए। और डेली बेसिस पे भी जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं, जैसे आप 10 टारगेट सेट करते हैं, उसमें अगर आप 8-9 भी अचीव कर पा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उससे आप निराश ना होकर कि मैंने 1-2 टॉपिक मेरे कंप्लीट नहीं हुए आज के जो मैंने सोचा था, तो सोते वक्त निराशा भरे एटीट्यूड से ना जाके हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड से सोएंगे तो हमारे नेक्स्ट डे ऊर्जा और वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगी। तो गुड इज़ नॉट द एनिमी ऑफ बेस्ट, ये चीज़ है। तो आप जब भी 8-9 टारगेट भी अचीव कर रहे हैं तो भी अपने आप को एक मोटिवेटिंग तौर पे देखिए कि आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। लास्टली मैं डीकेटी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आप सबसे इंटरेक्ट करने का। तो थैंक यू सो मच।